Hello learners, welcome back to our channel Remarkable Studies। आज की वीडियो है पार्ट 35 हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की और आज इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। एक्सरसाइज का टीएस गरेवाल बुक का कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 24। चलिए सबसे पहले हम रीड करते हैं कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या पर्टिकुलर्स गिवन है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि आपको कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। उसके बाद आपको पर्टिकुलर्स में गिवन है इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर्स एंड लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है। उसके बाद आपको ओपनिंग बैलेंसेस भी गिवन है और क्लोजिंग बैलेंसेस भी जो है वो आपको गिवन है। उसके बाद आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया गया है half of the investment held in the beginning of the year was sold at a profit of 10%। आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास बिगिनिंग में थी हमने उसका हाफ पार्ट सेल कर दिया है 10% प्रॉफिट के ऊपर। सेकेंड एडजस्टमेंट आपको बताई गई है डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग वॉज 5 लाख फॉर द ईयर। और थर्ड एडजस्टमेंट में आपको दिया गया है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ₹75,000। हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है 75,000 रुपीज का। और आपको जो है वो कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करने का फॉर्मेट भी बिल्कुल सेम है जैसा हमने जो है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का सॉल्व करते हैं। आपको पर्टिकुलर्स का एक कॉलम बनाना है, उसके बाद डिटेल्स होंगी और मतलब एक कॉलम ये वाला, ऐसे आप डिटेल्स का नेम भी दे सकते हैं चाहे तो। और उसके बाद लास्ट होगा आपका अमाउंट का कॉलम। ठीक है, जब भी आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले जो है वो अपने अकाउंट ही प्रिपेयर करने पड़ेंगे आपके वर्किंग नोट्स में, क्योंकि वर्किंग नोट्स में जब हम अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो अकाउंट से ही जो है वो हमें नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो हमें यहाँ हमारे इस फॉर्मेट में फिल करनी होती है। तो चलिए अब हम जो है वो सबसे पहले अपने वर्किंग नोट्स जो है वो कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं वर्किंग नोट्स और हमने दे दिया है इसे नाम वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर्स का अकाउंट। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा हमारे एक तरह का एसेट होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा एक तरह का एसेट होता है और हमने इन्वेस्टमेंट करी है 10% डिबेंचर्स में। इसका मतलब है कि हमने किसी और कंपनी के जो है वो डिबेंचर्स जो है वो परचेज किए हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक तरह का एसेट होता है तो इसका जो अकाउंट है वो स्टार्ट होगा डेबिट साइड से। हमने लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है बाय बैलेंस कैरेट डाउन 10 लाख। उसके बाद देखिए आपको एडजस्टमेंट जो है वो एक गिवन है। एडजस्टमेंट में आपको बताया गया है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग में, बिगिनिंग मीन्स ओपनिंग। ठीक है, ओपनिंग में हमारे पास जितनी इन्वेस्टमेंट थी, ओपनिंग बैलेंस हमारा कौन सा है इन्वेस्टमेंट का, वो है 5 लाख। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस जो ओपनिंग होता है वही हमारा बिगिनिंग होता है। ठीक है, बिगिनिंग में हमारे पास जितनी इन्वेस्टमेंट थी, इट मीन्स जो हमारे पास ये 5 लाख का बैलेंस है ओपनिंग में, हमने इसका हाफ पार्ट जो है वो सेल कर दिया 10% प्रॉफिट के ऊपर। तो जब हम इस एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सेल वैल्यू भी आ जाएगी, हमने कितने पर बेचा है, और 10% प्रॉफिट जो है वो भी हम फाइंड आउट कर लेंगे कि हमें सेल करने पर प्रॉफिट जो है वो कितना हुआ है। तो चलिए अब इसका वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बी सोल्ड।
हमने कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेल करी है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास बिगिनिंग में है, बिगिनिंग में हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी है 5 लाख की। ठीक है, 5 लाख का जो है वो हमने 5 लाख का हमने हाफ पार्ट जो है वो सेल कर दिया है। इट मीन्स हमने 2,50,000 की इन्वेस्टमेंट को सेल किया है। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग में हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी 5 लाख की, 5 लाख का हाफ पार्ट दैट इज 2,50,000 जो है वो हमने सेल कर दिया है। ठीक है, अब हमारे पास ये कॉस्ट आ गई है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसे हमने सेल करा है वो है 2,50,000। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि हमने इस 2,50,000 की इन्वेस्टमेंट को 10% प्रॉफिट के ऊपर जो है वो सेल किया है। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर इस तरह से लिख दूं प्लस प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कितना आएगा, इस 2,50,000 का आपको 10% करना है जो आएगा 25,000। इट मीन्स जो ये 2,50,000 की इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास, हमने उसे 10% प्रॉफिट के ऊपर बेचा, तो इट मीन्स हमारा प्रॉफिट हो गया 25,000। तो इट मीन्स हमारी जो सेल वैल्यू है वो होगी 2,75,000 की। कॉस्ट थी हमारे पास 2,50,000, हमने उसे 10% प्रॉफिट के ऊपर बेचा है और हमारे पास सेल वैल्यू आ गई है 2,75,000। हमेशा ध्यान रखें जो सेल वैल्यू होती है उसमें हमेशा जो प्रॉफिट है वो प्लस होता है, फिर हमारी सेल वैल्यू आती है। जो हमारी सेल वैल्यू होती है, ठीक है, कॉस्ट में जब हम प्लस करेंगे हमारा प्रॉफिट, ठीक है, तब हमारे पास आएगी हमारी सेल वैल्यू। अगर हम यहाँ पर बुक वैल्यू से अपना क्वेश्चन कर रहे होते तो जब हम बुक वैल्यू में अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे तब हमारे पास बनेगी हमारी सेल वैल्यू। अगर आप चाहें तो आप इसे एक और तरीके से भी लिख सकते थे। कॉस्ट है हमारे पास 2,50,000, ठीक है, सेल वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है, और प्रॉफिट जो है वो हमें पता है कि 25,000 है। ठीक है, तो अब हम कितनी हमारी सेल वैल्यू होगी कि हमने 25% का प्रॉफिट अर्न किया है, ये होगा 275,000 का। जब हम 2,50,000 की इन्वेस्टमेंट को 2,75,000 के ऊपर बेचेंगे तब हमें जो है वो 25,000 का जो है वो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट 25,000 हमने वैसे ही निकाला है, 2,50,000 का 10% 25,000 जैसा हमने यहाँ निकाला था। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखें कॉस्ट में जब आप प्रॉफिट ऐड करेंगे तब आपकी जो है वो सेल वैल्यू बनेगी, या फिर अगर आप बुक वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जिसमें हम डेप्रिसिएशन माइनस करके बुक वैल्यू निकालते हैं, तो जब बुक वैल्यू में प्रॉफिट प्लस होगा तब जो है वो हमारी सेल वैल्यू बनेगी। ओके लर्नर्स, आई होप आपको जो ये पॉइंट है वो अब क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास बिगिनिंग में जितनी इन्वेस्टमेंट थी हमने उसका हाफ पार्ट सेल किया। इट मीन्स हमने 2,50,000 को सेल करा है। ठीक है, 2,50,000 कॉस्ट हो गई हमारी, हमने इसे 10% प्रॉफिट के ऊपर बेचा है, तो इसका 10% हमारा प्रॉफिट हो गया और इसे प्लस करके हमारे पास आ गया 2,75,000। या फिर आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉस्ट लिख लीजिए, सेल वैल्यू और प्रॉफिट। कॉस्ट और प्रॉफिट आपको दिया गया है, तो जो सेल वैल्यू है वो कितनी होगी 2,50,000 प्लस 25,000, ये आपका बनेगा 2,75,000। ठीक है, अगर लॉस होता तो हम ये 25,000 जो है वो माइनस कर देते और हमारे पास फिर हमारी सेल वैल्यू बन जाती। अब हो सकता है कि आपके माइंड में एक क्वेश्चन आए कि हमने यहाँ पर डेप्रीसिएशन को जो है वो एडजस्ट क्यों नहीं किया है। इसका भी एक रीजन है जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। डेप्रीसिएशन जो होती है, आप हमेशा ध्यान रखें, वो हमारे डेप्रीशिएबल एसिड्स के ऊपर लगती है, या फिर वो एसिड्स जिनकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर। ठीक है, सिर्फ हम उन्हीं एसिड्स के ऊपर जो है वो डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं।
यहाँ ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स की। हमने इन्वेस्टमेंट जो की है, ठीक है, वो हमने डिबेंचर्स में की है। डिबेंचर्स जो हैं वो हमारी सिक्योरिटीज का पार्ट होते हैं। सिक्योरिटीज में हम शेयर्स भी इंक्लूड करते हैं, डिबेंचर्स भी इंक्लूड करते हैं, बॉन्ड्स भी हम जो है वो इंक्लूड करते हैं। शेयर्स में हम इक्विटी शेयर कैपिटल भी इंक्लूड करते हैं और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हम जो है वो इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और जो सिक्योरिटीज होती हैं, हम इनके ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, बच्चे इसी पॉइंट में गलती करते हैं, वो सोचने लग जाते हैं कि हम यहाँ पर इस फॉर्मूला में जो है वो डेप्रिसिएशन को भी एडजस्ट करेंगे, बट ऐसा नहीं है। जब भी हम हमारी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं अगर हमने इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योरिटीज में करी है। यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है कि हमने डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करी है, और जो डिबेंचर्स हैं वो एक तरह से हमारी सिक्योरिटीज का ही एक पार्ट होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम सेल या परचेज करते हैं शेयर मार्केट में, ठीक है। उनके ऊपर हम कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि शेयर्स की वैल्यू भी इंक्रीज डिक्रीज होती है। यस, शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती है, बट इट इज नॉट बट ये डेप्रिसिएशन की वजह से जो है वो नहीं होती है। जो हमारे शेयर मार्केट में अनस्टेबिलिटी होती है या जो प्राइस फ्लक्चुएशंस होती हैं, उनकी वजह से जो है वो शेयर्स का प्राइस कम या ज़्यादा होता है। डेप्रिसिएशन की वजह से जो है वो नहीं होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज में है तो आप उसके ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे। ओके लर्नर्स, ऑलवेज रिमेंबर कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट अगर वो सिक्योरिटीज में है तो आपको इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी है। इसी वजह से जो है वो हमने यहाँ पर वर्किंग नोट में जो है वो डेप्रिसिएशन को नोट नहीं किया है। हमने सीधा कॉस्ट को ही कंपेयर किया है हमारी सेल वैल्यू के साथ। ओके, अब देखिए, अब हम अपना अकाउंट जो है वो कंप्लीट करते हैं। अकाउंट में आपको अब और क्या क्या आइटम्स लिखनी है। सबसे पहले अब हमारे पास सेल वैल्यू आ गई है, तो अब हम यहाँ लिख देंगे बाय बैंक सेल, ठीक है। यहाँ पर आपको जो अमाउंट है वो लिखनी है 2,75,000 की। उसके बाद हमें सेल करने पर जो है वो प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हम हमेशा लिखते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल, ये आ जाएगा 25,000। अब आपको जो है वो डेप्रीसिएशन इस साइड पर चार्ज नहीं करनी है, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट का अकाउंट जो है वो बना रहे हैं। जितनी आइटम्स हमें क्वेश्चन में गिवन थी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, हमने वो सारी जो है वो यहाँ पर फिल कर ली हैं। अब आपको जो है वो अपने अकाउंट को जो है वो बैलेंस करना है। सबसे पहले आप टोटल चेक करें कि किस साइड का जो है वो ज्यादा है। टोटल जो है वो आपकी क्रेडिट साइड का ज्यादा है, और क्रेडिट साइड का टोटल है 1,275,000। इट मीन्स डेबिट साइड का भी जो टोटल है वो 1,275,000 होना चाहिए। लेकिन ये जो दोनों अमाउंट से अगर हम इन्हें प्लस करते हैं तो वो 1,275,000 के इक्वल नहीं है। इस साइड पर जो है वो डिफरेंस बच रहा है, जो है 7,50,000 का। अब आपको इस बैलेंस को किस नेम से जो है वो डालना है। अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बना है जैसे हम नॉर्मल फिक्स्ड एसेट का बनाते हैं, जैसा मैंने आपको पार्ट 30 में जो है वो समझाया है। बस डिफरेंस है इस अकाउंट में, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का अकाउंट है तो हम यहाँ पर डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। बाकी सारा अकाउंट जो है वो बिल्कुल सेम है। अब देखिए, डेबिट साइड पर टोटल 3 चीजें आती हैं। एक टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक अगर सेल करने पर प्रॉफिट हुआ है, और लास्ट अमाउंट आइटम होती है हमारी टू बैंक परचेज। तो हम ये डिफरेंस डाल देंगे टू बैंक परचेज में, और साथ में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, और जो ये अकाउंट है वो आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जो लास्ट में आइटम मिसिंग होती है, आपको जो बैलेंस है वो उसी के नेम से जो है वो डाल देना होता है, और ये हमारा अकाउंट जो है वो कंप्लीट
हो गया है। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट अकाउंट की तरफ, जो है हमारे लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग हमारा एक तरह का एसेट होता है, तो इसका जो अकाउंट है वो 2 वाली साइड से स्टार्ट होगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पर आपको लिखना है ओपनिंग बैलेंस। यहाँ ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 9 लाख। उसके बाद आपको लिखना है क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस, कैरी डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन है क्वेश्चन में 15 लाख। अब देखिए आपको एडजस्टमेंट में एक इंफॉर्मेशन दी गई है, डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग वॉज 5 लाख फॉर द ईयर। यहाँ मेंशन है फॉर द ईयर, इट मीन्स जो ये आपको 5 लाख डेप्रीसिएशन दी गई है, ये आपको पूरे साल की डेप्रीसिएशन जो है वो दी गई है। ठीक है, इस अकाउंट में तो हम बाय वाली साइड लिखते हैं बाय डेप्रीसिएशन जो फुल ईयर की होती है, फॉर फुल ईयर। ठीक है, वो आपको गिवन है 5 लाख, इसे मैंने यहाँ पर नोट कर लिया। अब यही एक एडजस्टमेंट थी जो हमें लैंड एंड बिल्डिंग के अकाउंट से रिलेटेड गिवन थी। अब आपको इस अकाउंट को भी कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आप बैलेंस चेक करें किस साइड का ज्यादा है। बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड का ज्यादा है और वो है 15,50,000 का। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर फिर से डेबिट साइड पर जो है वो डिफरेंस बच रहा है 6,50,000 का, और फिर हमारा जो ये अकाउंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर डिफरेंस जो है वो किस साइड पर डालना है। यहाँ पर टोटल 3 चीजें आती हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर हमें एक आइटम आती है टू प्रॉफिट एंड लॉस, अगर हमें सेल करने पर प्रॉफिट हुआ है। अब हमने कुछ भी बेचा नहीं है, तो इट मीन्स हम यहाँ पर टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट में डिफरेंस नहीं डाल सकते। तो बची कौन सी अमाउंट, टू बैंक परचेज, ये आ जाएगी हमारी बैलेंसिंग फिगर, और हमारा ये अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर जो आपको अमाउंट है वो 550,000 गिवन है। आप इसे ठीक कर ले, मैंने यहाँ गलती से पहले लिख दिया 5 लाख, आपको 50,000 गिवन है। अब चलिए अब हम अपना जो फॉर्मेट है उसे सॉल्व करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। जब भी हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को सॉल्व करते हैं, फॉर्मेट में आइटम्स डालते हैं, तो अगर आपको याद हो पार्ट 8 उसमें मैंने समझाया था कि जब भी हम हमारे एसेट्स को सेल या परचेज करते हैं, वो सब कुछ जो है वो हम यहाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जो है वो इंक्लूड करते हैं। तो अब देखिए इन्वेस्टमेंट का जो अकाउंट है उसमें हमने सेल भी करा है इन्वेस्टमेंट को और परचेज भी करा है, इन दोनों को हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। और लैंड एंड बिल्डिंग का जो अकाउंट है इसमें भी हमने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करा है, टू बैंक लिखा है, तो इसे भी हम यूज करेंगे हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है परचेज ऑफ 10% डिबेंचर्स एज इन्वेस्टमेंट। अमाउंट देखिए आपने टू बैंक परचेज में कितनी डाली है, 7,50,000। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि इस 7,50,000 का हमारे कैश फ्लोज के ऊपर जो है वो क्या इफेक्ट पड़ता है, इनफ्लोज होते हैं या फिर आउटफ्लोज होते हैं। अब देखिए जब भी हम परचेज करते हैं तो परचेज करने के लिए हमें पेमेंट करनी पड़ती है, और जब भी हम पेमेंट करते हैं तब जो है वो हमारे बिजनेस में से आउटफ्लो होता है, और जब भी हमारा आउटफ्लो होता है तो हम उसे जो है वो नेगेटिव साइन के साथ जो है वो शो करते हैं। मैंने पार्ट 1 में जो है वो एक्सप्लेन किया है कि हम फ्लोज इनफ्लोज को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, तो अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे जरूर चेक करें। उसके बाद हमने सेल भी करी है इन्वेस्टमेंट की, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हमने सेल करा है 2,75,000 में। ठीक है, अब सेल करने से हमारे बिजनेस में फ्लो होता है, कौन सा फ्लो होता है, इनफ्लो या आउटफ्लो। जब भी हम कुछ सेल करते हैं तो इन रिटर्न हम कुछ अमाउंट रिसीव करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ रिसीव कर रहे हैं, तो जब भी हम रिसीव करते हैं तो हमारे बिजनेस में इनफ्लो होता है, तो मैंने इसे यहाँ पर पॉजिटिव में लिखा है। उसके बाद हमने लैंड एंड बिल्डिंग को भी परचेज किया है,
परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। परचेज हमने किया है 6,50,000 का। ये भी हमने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करी है, तो इट मीन्स परचेज करते टाइम हमने पेमेंट भी कर दी होगी, क्योंकि हमने लिखा है टू बैंक परचेज। ठीक है, इट मीन्स हमने जो है वो बैंक से पेमेंट कर दी है। ऑलवेज रिमेंबर कि आपको जब भी अकाउंट बनाना है उसमें आपको हमेशा टू बैंक या बाय बैंक ही जो है वो शो करना है, जब तक आपको क्वेश्चन में कैश के बारे में ना बताया हो। आपको जब क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपको कैश से एंट्री डालनी है, सिर्फ आपको तभी कैश यूज करना है अपने अकाउंट्स में, अदरवाइज आपको हमेशा टू बैंक या बाय बैंक ही जो है वो यूज करना है। क्योंकि हम कैश फ्लो की बात कर रहे हैं, हम कंपनीज की बात कर रहे हैं, और कंपनीज जब भी ट्रांजैक्शंस करती हैं तो लार्ज अमाउंट की जो है वो ट्रांजैक्शंस होती हैं, और जितनी भी लार्ज अमाउंट की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हम हमेशा बैंक से ही जो है वो परफॉर्म करते हैं, कैश बेसिस पर नहीं करते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर आपको हमेशा टू बैंक या बाय बैंक ही लिखना है अपने सभी अकाउंट्स में। तो हमने इसे लिख दिया है 650 नेगेटिव का, क्योंकि हमने पेमेंट कर दी है। पेमेंट करने से जो है वो आउटफ्लो होता है, और आउटफ्लोज को हम नेगेटिव साइन के साथ यूज करते हैं। उसके बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट रिसीव करा है 75,000 का। ये जो आपको इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है, इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर्स, इसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है वो आपको 75,000 का जो इंटरेस्ट है वो आपने रिसीव करा है। ओके, अब देखिए ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। ठीक है, तो इट मीन्स जो इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा वो भी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का ही पार्ट बनेगा। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही हम इसे भी लिखेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट जो है 75,000 का इंटरेस्ट हमने रिसीव किया है। तो जब भी हम कुछ भी रिसीव करते हैं तो हमारे बिजनेस में जो है वो इनफ्लो होता है, और इनफ्लोज को हम पॉजिटिव अमाउंट्स के साथ जो है वो शो करते हैं। अब हमने सारी आइटम्स डाल ली हैं अकाउंट में से, जितनी इन्फॉर्मेशन हमें पता चली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में डालने के लिए वो हमने सारी जो है वो डाल ली है। एक और बात आप याद रखें, जो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट है, कई बार बच्चे गलती करते हैं, उसे इस अकाउंट में एडजस्ट कर देते हैं, उसे इस अकाउंट में जो है वो लिख देते हैं। ध्यान रखें, आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट को कभी भी अकाउंट में एडजस्ट नहीं करना है। अकाउंट में जितनी चीजें मैंने आपको पार्ट 30 में समझाई हैं, जो हम अकाउंट में लिखते हैं, सिर्फ वही आइटम्स जो हैं वो आती हैं। बैलेंसेस आएंगे अकाउंट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन। अगर हमने कुछ सेल करा है तो बाय बैंक सेल, परचेज करा है तो टू बैंक परचेज, सेल करने पर प्रॉफिट हुआ है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस हुआ है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और साथ में हम डेप्रीसिएशन जो है वो लिखते हैं अगर हम किसी भी टेंजिबल एसेट का अकाउंट बना रहे हैं जो डेप्रीशिएबल है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में हम डेप्रीसिएशन जो है वो चार्ज नहीं करते हैं। ठीक है, बस यही आइटम्स हैं जो आती हैं अकाउंट्स में, और इनके अलावा और कोई आइटम आपको यहाँ पर नहीं डालनी है। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, चाहे ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इसी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, बट ये अकाउंट में जो है वो कभी भी नहीं आता है। आपको जो है वो इसे यहीं पर लिखना है 75,000 को। अब आप इन सभी आइटम्स को प्लस और माइनस कर दीजिए। 275,000 प्लस 75,000 माइनस 750 और माइनस 650, और ये आपका आ जाएगा 1050,000 10,50,000 नेगेटिव का, क्योंकि माइनस वाली जो अमाउंट्स है वो बड़ी हैं, तो जो साइन होगा वो नेगेटिव का आएगा। और हम यहाँ पर लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव में आया है। अगर ये आंसर पॉजिटिव में होता तो हमने लिखना था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब नेगेटिव में है तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो है वो आपको लिखना है।
सो लर्नर्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको 1 मार्क में जो है वो पूछा जाता है। सिर्फ आपको बताना होता है कि हमने इन्वेस्टमेंट की सेल वैल्यू जो है वो कितनी होगी हमारी। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करें और जो इसका वर्किंग नोट है उसे भी आप जो है वो ध्यान से समझें कि हमने इसे जो है वो किस तरह से प्रिपेयर किया है। तो चलिए लर्नर्स, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अभी भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप वो मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।